क्या हम सही में स्टॉक मार्केट में से कंसिस्टेंटली और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं? क्या स्टॉक मार्केट में से अर्निंग करने के लिए सीए, एमबीए या फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितना टाइम लगता है स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट और थियरी को समझने के लिए? नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर ये क्वेश्चन सही में पूछते भी है और इसका सही जो आंसर है वो ही डिफाइन करता है एक सक्सेसफुल और एक फेल्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 मिनट के अंदर ही आपको स्टॉक मार्केट में क्या सीखना ज़रूरी है वो बताएंगे और एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो 95% रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर करते हैं वो भी बताएंगे, जिससे आप वो मिस्टेक को अवॉइड करो और स्टॉक मार्केट में से कंसिस्टेंट अच्छी इनकम एंश्योर करो। तो ये तीनों के जो आंसर है वो देख लेते हैं। क्या सही में हम एक स्टॉक मार्केट में से कंसिस्टेंटली अर्न कर सकते हैं? दोस्तों, अगर मैं आपको सच बताऊं तो आपको अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टॉक मार्केट की आती है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, तो 90% जितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप स्टॉक मार्केट में से कंसिस्टेंटली अर्न कर पाएंगे। और आपको सही में इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखना है। ये हमने श्योर स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल जस्ट 3 महीने पहले शुरू की है और आप देख सकते हो हमारे सभी वीडियो को देखो और उसमें जो भी हमने एनालिसिस किया है, टारगेट प्राइस दिया है, आप उसको देखो। अपने आप उसमें मोर देन 90% केसेस में हमने टारगेट को अचीव कर दिया है, तो आपको ये रियली पता चल जाएगा। दोस्तों, दूसरा है कि क्या हमको सीए, एमबीए या फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 5% रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में सही में एक अर्निंग करते हैं उसमें से 80% सीए, एमबीए, फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो ज़रूरी होता है दोस्तों वो है एक कॉमन बिजनेस सेंस और इंक्लिनेशन की ज़रूरत रहती है। सीए और एमबीए होने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये ऑडिट या एक्सपर्टाइज का सब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का सब्जेक्ट है। और तीसरा दोस्तों, हाउ मच टाइम टू लर्न कॉन्सेप्ट। देखो, मेरी मानो तो दोस्तों ये 10 मिनट के वीडियो में आपको पता चल जाएगा आपको क्या लर्न करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 से लेकर 2 महीने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट या थियरी सीखने में नहीं जाना चाहिए। एक अच्छी 50 या 100 पेजेस से ज़्यादा पेजेस की बुक की ज़रूरत आपको नहीं है दोस्तों। और अच्छी बुक में 50 या 100 पेजेस आपने पढ़ दिए, वो मोर देर इनफ है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी मिस्टेक एक रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर की स्टॉक मार्केट में क्या होती है। दोस्तों, एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो अपने मेजर लाइफ का टाइम है वो कॉन्सेप्ट और थियरी समझने में वेस्ट कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं और उसके बाद ट्रेड लेते हैं, तब 90% केसेस में दे फेल और उनका लॉस होता है या तो प्रॉफिट इतना नहीं होता है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है। दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक नॉलेज का सब्जेक्ट से ज़्यादा एक स्किल का सब्जेक्ट है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल रियल लाइफ का देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको साइकिलिंग या स्विमिंग सीखनी है तो क्या आप घंटों भर के YouTube के वीडियोस देखेंगे कि साइकिल कैसे सीखी जाती है, स्विमिंग कैसे किया जाता है? क्या आप थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की बुक्स पढ़ेंगे कि कैसे साइकिल, और अगर ये पढ़ भी ली तो क्या आप साइकिलिंग या स्विमिंग सीख जाएंगे? क्या आप नहीं सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो ज़रूरी है, हाँ, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है स्किल्स के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में कॉन्सेप्ट थियरी में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो आप सीख लो। उसके बाद आप डायरेक्ट हमारे जैसे स्विंग ट्रेडिंग के एनालिसिस के, मल्टी बैगर स्टॉक के एनालिसिस के और इन्वेस्टमेंट के जो वीडियोस आते हैं उसका हम कैसे एनालिसिस करते हैं वो तरीका आप प्रैक्टिकली देखो। और सिर्फ श्योर स्टॉक्स ही नहीं, मैं बोलता हूँ जो भी अच्छी यूट्यूब की चैनल आपको लगती है उसमें आप स्टॉक के एनालिसिस को जो प्रैक्टिकली किया जाता है उसको देखो। एक बार दोस्तों आपने 100, 200, 300 स्टॉक के एनालिसिस कर दिए, और ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 100, 200, 300 तो आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज हम यहाँ अर्निंग की बात कर ले हैं, लर्निंग से। तो 100, 200, 300 स्टॉक का आपने सही में एनालिसिस कर दिया, अपने आप आपको एक जजमेंट आने लगेगा कि क्या फैक्टर आपको कंसीडर करना चाहिए एनालिसिस के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा पता चल गया है कि स्टॉक मार्केट कैसे सीखा जाता है और इम्पोर्टेंस क्या है सही में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। तो अभी देख लेते हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। देखो, मोटा मोटी स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं, और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको 2 ही तरीका सीखना है स्टॉक मार्केट में। एक का नाम है फंडामेंटल
और दूसरे का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। और श्योर स्टॉक्स में मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है एज अ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, ये मानना है कि फंडामेंटल और टेक्निकल का कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके सक्सेसफुल एनालिसिस या ट्रेड के लिए। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिससे दोस्तों आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का भी पता चले, और वो भी प्रैक्टिकली। देखो, आपको अगर कोई घर परचेस करना है तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप वो घर का कॉस्टिंग देखेंगे, उसकी एरिया और लोकालिटी देखेंगे, और बाद में आप हो सकता है लोकल अथॉरिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर जाके 5 साल या आने वाले 10 साल में क्या ग्रोथ होगा वो लोकालिटी का, वो भी देखेंगे। और उसके हिसाब से जो घर का वैल्यूएशन आप करेंगे उसको स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और अगर आप 50 ब्रोकर को फ़ोन करते हैं और प्राइसिंग का डेटा लेते हैं कि भाई ये लोकालिटी में ये इतना इतना, ये ब्रोकर ने इतना प्राइस बोला, इसने इतना बोला, और ये सभी के हिसाब से जब आप एक एनालिसिस करके जजमेंट लेते हैं, लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो जब आप प्राइसिंग का ओवर टाइम पीरियड स्टडी करते हैं तो वो टेक्निकल एनालिसिस हुआ, और जब स्टॉक का फाइनेंशियल, उसके इंडस्ट्री का और फाइनेंशियली फंडामेंटल्स का एनालिसिस करते हैं तो वो फंडामेंटल एनालिसिस हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अभी हम दोनों एनालिसिस 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के ओनर्स कैसे हैं। क्योंकि अगर ओनर अच्छे नहीं है तो कितना भी अर्निंग कंपनी करे आपको ना बोनस देगी, ना डिविडेंड देगी, ना शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ने देगी। तो ये सभी आपको कोई काम का नहीं है अगर ओनर अच्छे नहीं है। वो आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से और हमारे एनालिसिस के वीडियो देख के ईजीली जज कर सकते हैं। दूसरा है, जैसे हमने घर में लोकालिटी देखी थी, ऐसी स्टॉक जहां वो कंपनी जहां भी काम कर रही है उसकी इंडस्ट्री कैसी है, क्या वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आगे कैसा है। अगर वो अच्छा है तो स्टॉक में आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तीसरा है दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस, और फाइनेंस में हम 3-4 पैरामीटर ही देखते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा देखने की आपको सही में ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स कंपनी के सेल्स में कितना ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ है, और उस पर कोई बहुत ज़्यादा कर्जा तो नहीं है। क्योंकि अगर कर्जा ज़्यादा है तो जितनी भी अर्निंग है वो बैंक्स को चली जाएगी, और अगर वन टाइम कंपनी कर्जा पे नहीं कर पाती है तो हो सकता है बैंक वो कंपनी के एसेट को बेच दे या उसको बैंक करप्ट घोषित कर दे। अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क हो जाएगा, इसलिए ये देखना भी ज़रूरी है। और अगर आपकी कंपनी मार्केट में कौन से पोजीशन में है, यानी क्या कोई इंडस्ट्री के 1 या 2 या प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो लीडरशिप पोजीशन में है। अगर ऐसी होती है दोस्तों तो जनरली देखा गया है कि लीडरशिप पोजीशन वाली कंपनी जब इंडस्ट्री या सेक्टर ग्रो करता है तो बहुत अच्छी ग्रो करती है। आई होप दोस्तों आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और क्या हम देखते हैं वो पता चल गया होगा। तो क्या आप 5 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस हम सही में करते क्यों हैं, क्या फ़ायदा है ये करने का। क्योंकि जो शेयर मार्केट में प्राइस है स्टॉक का वो तो डेली चेंज होता रहता है, तो फंडामेंटल तो ऐसा इंडस्ट्री का या कंपनी के फाइनेंशियल डेली चेंज नहीं होंगे। तो इसका ज़रूरत क्या है, क्यों हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। मैं भी जानना चाहूँगा और हम सब आई एम श्योर जानना चाहेंगे, और सही आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों अभी देखते हैं फंडामेंटल या फाइनेंशियल एनालिसिस। अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, फंडामेंटल में फाइनेंशियल और इंडस्ट्री का एनालिसिस और ग्रोथ सब आ जाता है। इंडस्ट्री के ग्रोथ और रिपोर्ट वगैरह आपको गूगल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज में मिल जाती है। आप कंपनी की वेबसाइट में जाइए और कंपनी के बारे में भी आप जान सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट, सर्विसेज और मार्केट में उसकी क्या पोजीशनिंग है। उसके बाद जो आप स्क्रीनर जैसी अच्छी वेबसाइट में जाइए, वहाँ कंपनी के लास्ट 10 ईयर्स तक के सेल्स प्रॉफिट के डेटा है वो आप देख सकते हैं, उसके ग्रोथ को देख सकते हैं। आप पी रेशियो कंपनी का देखिए। पी रेशियो होता है कंपनी के स्टॉक का, पी मीन्स प्राइस और नीचे ई मीन्स EPS यानी अर्निंग पर शेयर। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक घर 30 लाख का है और दूसरा घर है वो 50 लाख का है, तो कौन सा महंगा है। आप बोलेंगे 30 लाख वाला सस्ता है, 50 लाख वाला महंगा है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ ये जो 30 लाख का घर है वो 1 BHK हाउस है और ये 50 लाख का जो घर है वो 4 BHK है, तो क्या अभी आपका आंसर सेम रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया यानी पर स्क्वायर फीट घर का कितना प्राइस है वो देखना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही स्टॉक में अगर हमको प्राइसिंग देखना है तो 50 रुपये वाला शेयर और 100 रुपये वाला शेयर को आप ऐसे ही कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन देखना पड़ेगा कि पर शेयर 50
₹50 वाले शेयर की अर्निंग कितनी है। अगर पर शेयर उसकी अर्निंग ज़्यादा है और पीई रेशियो तब उसका स्टॉक मार्केट में प्राइस अपॉन ईपीएस कम होगा तो वो सस्ता हो जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा ही ₹100 वाले का है, ₹100 का ईपीएस बहुत ज़्यादा है तो पीई रेशियो ₹100 वाले कंपनी के शेयर का कम होगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और डीई यानी डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसे मैंने पहले बोला दोस्तों, जब कोई कंपनी बिजनेस करती है तो अपनी जेब से यानी इंटरनल से कुछ पैसा निकालती है और कुछ कर्जा लेती है। अगर ये कर्जा ज़्यादा हो गया तो चांसेस है कि कंपनी की अर्निंग के भी काफ़ी इंटरेस्ट के कॉस्ट में पोर्शन जाएगा टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट, तो उसमें ये एक रिस्क रहता है। आप हमारे प्रैक्टिकल वीडियो अगर ऑलरेडी आपने देखा होगा या देख सकते हो, जिसमें हम डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे एनालिसिस करते हैं। जनरली हम लेस देन 0.5 डेट टू इक्विटी रेशियो को प्रीफर करते हैं। आई होप दोस्तों आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है वो पता चल गया। अब बात आती है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों जैसे हमने घर परचेस के एग्जांपल में देखा था कि अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हाउस का प्राइसिंग पैटर्न देखते हो तो वही पैटर्न हमको बताता है डिमांड और सप्लाई, राइट। वो जो आप देख रहे हो वो प्राइसिंग यानी स्टॉक मार्केट में भी डेली प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है, क्योंकि स्टॉक की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है उस पर वो निर्भर करता है। अगर स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा है, तो वो बायर्स ज़्यादा होने से एक बुलिश मार्केट हम उसको बोलेंगे और वो स्टॉक का प्राइस अप होगा क्योंकि ज़्यादा बायर्स है। और अगर स्टॉक की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा क्योंकि सेलर ज़्यादा है। और जब सेलर ज़्यादा है उसको हम बेरिश मार्केट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में इन स्टॉक मार्केट। आई होप दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा। मैं आपको बायर्स और सेलर्स मार्केट यहाँ दिखाता हूँ। देखो जब कोई स्टॉक का अगर आज के दिन में आप देखेंगे लास्ट 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स में निफ्टी का चार्ट ऐसा है क्योंकि बायर्स ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो ये अप ट्रेंड में जाता है, इसको हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। और अगर ऐसा ही रिवर्स होता है, आप यहाँ देख सकते हो, तो ये हो गया एक बेरिश मार्केट। दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी टाइम मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर उतना ही ऊपर जाता है ऑलमोस्ट उतना नीचे आता है, तो एक रेंज में रहता है, उसको हम बोलते हैं साइड वेज ऑफ मार्केट, यानी ये साइड वेज है मार्केट में। और दोस्तों जब भी हम देखते हैं उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी चार्ट या मार्केट में देखते हैं, जैसे ये मार्केट यहाँ आप देखेंगे तो ये अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट है तो यहाँ ये नीचे गया, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर यहाँ ये नीचे आया और फिर वापस यहाँ नीचे गया, उसके बाद वापस वो ऊपर जाता है। इसका मतलब है ये लेवल में उसमें बायर्स आ जाते हैं क्योंकि ये लेवल में उनको स्टॉक प्राइस सस्ता लग रहा है, वो आ जाते हैं, वापस परचेस करते हैं तो ऊपर जाता है। तो जो लेवल से नीचे स्टॉक प्राइस कम जाती है या बार बार जाने के बाद ऊपर आ जाती है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट प्राइस। और ये ऊपर जाने के बाद जो सेम लेवल में अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ से नीचे आता है, तो एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से प्राइस नीचे आती है, उसका मतलब यहाँ स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा होने के कारण बायर इसमें कम होते हैं, सेलर्स ज़्यादा होते हैं, तो ये प्राइस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी जहाँ से कंपनी के स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। अगर ये रेजिस्टेंस वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो हम उसको ब्रेक आउट बोलते हैं। और अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे जाता है विथ वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग क्वांटिटी होने के बावजूद ये नीचे जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, राइट। आई होप दोस्तों आपको अभी ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन दोनों पता चल गया, क्योंकि ये अगर ब्रेक आउट होता है तो अभी चांसेस है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा, बुलिश ट्रेंड में है, और अगर ये नीचे आ गया तो ब्रेक डाउन में, तो ये बेरिश ट्रेंड में है और नीचे जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड ये सब पता चल गया। अभी इसी सभी चीज़ों को देखने के लिए 3 चीज़ें हमारे पास है, उसको बोलते हैं, एक है इंडिकेटर, जैसे मैंने आपको बोला सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऐसा आप देख सकते हो RSI, यानी कितना ट्रेंड में स्ट्रेंथ है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से पता चलेगा, RSI नाम का इंडिकेटर है। उसके बाद MACD का इंडिकेटर है, वो सभी हमने हमारे लाइव वीडियोज़ में दोस्तों अप्लाई करके आपको बताया है। मूविंग एवरेज यानी एवरेज प्राइस ओवर द टाइम कितना रहता है, ये सब इंडिकेटर बोलते हैं। और चार्ट पैटर्न, यानी कोई, मैंने जैसे बताया, कोई पर्टिकुलर चार्ट एक स्टॉक में फॉर्म होता है, जैसे ये ऐसा राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो रहा है तो आप हमेशा बोल सकते हो कि हाँ ये राउंडिंग बॉटम है, तो यहाँ एक बॉटम बन रहा है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस अप जाता है। तो चार्ट जो है वो एक पैटर्न होती है, वो जो रिपीट होती है वो स्टॉक में। तो पर्टिकुलर स्टॉक में एक कंप्लीट पैटर्न, ऐसा ही कप एंड हैंडल पैटर्न आपने देखा होगा, ऐसा एक कप
और उसका एक हैंडल जैसा पैटर्न होता है, उसके बाद वो ऊपर जा सकता है, वापस कप बना सकता है यहाँ से। तो दोस्तों यही चीज़ होता है कप एंड बॉटम ऐसा टेक्निकल चार्ट पैटर्न में, और ज़्यादातर केसेस में हम चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर को कंबाइन करके देखते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, एसेंशियली इट इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई स्टडी ओनली। तो ये कंप्लीट हो गया टेक्निकल एनालिसिस। तो आई होप दोस्तों आपको अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो भी पता चल गया, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है वो भी पता चल गया। दोस्तों हमेशा कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना है तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का आप कॉम्बिनेशन करिए, क्योंकि फंडामेंटल जैसे हमने बताया वो आपको बताता है कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, यानी कौन सी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस हमको बताता है कि कब उसमें एंट्री या एग्ज़िट लेनी चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो ये दोनों का आप कॉम्बिनेशन करिए। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी में ही आप टेक्निकल एनालिसिस करो, और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हो तो फाइनेंशियल के साथ टेक्निकल को कंबाइन करो, और उसके बाद वो लेवल पर ही आप उसमें एंट्री या एग्जिट करो। आई होप दोस्तों आपको ये कंप्लीट पता चल गया कि स्टॉक मार्केट में बेसिक्स क्या है, क्या चीज़ हमको लर्न करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल श्योर स्टॉक्स, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले इंसाइटफुल और प्रॉफिटेबल वीडियोस में।